गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर हमने पढ़ा था, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट। उसके दोनों ही चैप्टर्स, दोनों ही पार्ट है, फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? तो जो सबसे पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ये कह रहा है कि why was the young seagull afraid to fly? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको हम एक एक पार्ट में कवर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहले पूछ रहा है कि व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यानी कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था, क्यों घबरा रहा था, ये हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि वो उड़ने से इसलिए डर रहा था क्योंकि ये उसकी जिंदगी की पहली उड़ान होने वाली थी। क्योंकि अगर कोई चीज हमने आज से पहले करी होती तो हमें उतना डर नहीं लगता है, लेकिन हम जब किसी चीज को पहली बार कर रहे होते हैं, चाहे वो बहुत छोटी ही चीज क्यों ना हो, हमें डर लगता है। तो उसी तरीके से जो हमारा यंग सीगल था बच्चों, उसे भी अपनी पहली उड़ान भरने में डर लग रहा था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट, जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट कहता है वो ये कहता है कि डू यू थिंक दैट ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम और सम बर्ड्स आर मोर टिमिड? यानी कि इसके पूछने का मतलब ये है कि क्या सभी बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, वो अपनी पहली उड़ान भरने में इसी तरह से डरती हैं, या फिर कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो थोड़ी सी डरपोक किस्म की होती हैं इसलिए वो डरती हैं सिर्फ। ठीक है, तो हमने फर्स्ट देख लिया, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज चैलेंजिंग, कि पहली बार जब भी कोई काम करते हैं तो वो चैलेंजिंग रहता है। Therefore, all young birds must be afraid to make their first flights. इसीलिए कहा जा रहा है कि जितनी भी यंग बर्ड्स होती हैं दुनिया में, वो सब अपनी पहली फ्लाइट लेने में डरती हैं। ऐसा नहीं है कुछ बर्ड्स जो है वो डरपोक हैं और कुछ बहुत बहादुर हैं वो नहीं डरती। जितनी भी बर्ड्स है, पहली फ्लाइट जब वो लेती है तो हम सब के सब डरती है, सबको डर लगता है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट का भी आंसर मिल गया। जो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था कि डू ऑल बर्ड्स आर स्कैर्ड। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, बिकॉज ऑफ दी स्पेस की यहाँ पे कमी है, इस वजह से। डू ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड और ओनली सम ऑफ देम आर टिमिड, और ओनली सम ऑफ देम आर टिमिड, या फिर सिर्फ कुछ ही होती हैं जो डरपोक होती हैं। ठीक है, तो हमें उसका आंसर मिल गया। ऐसा नहीं है कि कुछ डरपोक होती हैं, सबके सबको पहली फर्स्ट फ्लाइट में डर लगता है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमें कंपेयर करना है एक यंग सीगल को एक यंग बेबी से, ह्यूमन बेबी से। ठीक है, जिस तरह से यंग सीगल को पहली उड़ान भरने में डर लगता है, तो क्या यंग ह्यूमन बेबी को भी पहली बार चलने में डर लगता है, जब वो पहली बार चलना शुरू करता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी वुड आल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। जिस प्रकार से एक यंग सीगल के लिए अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेना डिफिकल्ट होता है, एक चैलेंजिंग होता है, एक बहुत बड़ा अपने आप में क्या होता है, अब कह सकते हैं चैलेंज होता है, तो उसी तरीके से एक ह्यूमन बेबी के लिए भी अपना पहला कदम रखना क्या होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए तो जब जो बच्चा होता है पहली बार जब अपना पहला कदम रखता है, वो चलता है, तो घर वाले बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ अब इसने चलना शुरू कर दिया। यानी कि जो इसकी जीवन का पहला पड़ाव था, या पहली पहली कठिनाई थी, पहली मुश्किल थी, पहली बाधा थी, वो इसने पार कर ली, इसने चलना सीख लिया। ठीक उसी तरह से जैसे कि
जब स्टोरी में हमारा यंग सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है तो जो उसकी पूरी फैमिली होती है वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रही होती है, उसी तरह से ह्यूमंस की फैमिली भी जब उनका बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है तो उसको सेलिब्रेट करती है। तो आई होप बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ठीक है, कि द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, यानी कि खाने को देखते ही वो क्या हो गया, थोड़ा सा पागल जैसा हो गया, थोड़ा सा आप कह सकते हैं उसने अपना होश हवास खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उसने 2-3 दिन से कुछ भी खा नहीं रखा था। तो जैसे ही उसे खाना दिखा तो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि वो कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, और चलते चलते उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने जो उसका जो लेज था जहां पे वो बैठा हुआ था उसको भी क्रॉस कर दिया, और अब उसके पैर कहाँ पे हैं? हवा में। ठीक है, वो शायद नीचे गिर सकता है, तो उसको इतना भी ध्यान नहीं रहा। और ये क्या थी? ये उसकी मदर की जो मॉम सीगल थी उसकी चालाकी थी कि इसी तरह से शायद खाने के लालच से ये उड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस आंसर को देखते हैं बच्चों। तो यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। ठीक है, हम लोगों को पता है कि वो बहुत ज्यादा भूखा था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई, और इसी भूख के कारण ही उसने उड़ना शुरू किया, क्योंकि अगर उसे कभी भूख ना लगती तो शायद वो उड़ना नहीं शुरू करता। ठीक है, कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है बच्चों जोर जबरदस्ती से। ठीक है, मजबूरी से भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो भूख जब उसे लगी तो मजबूरन उसे उड़ना पड़ा। Its hunger only intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. और ऐसा कब हुआ कि जब उसकी भूख ज्यादा बढ़ने लगी? जब वो बैठा था और उसने अपनी मदर को देखा कि उसकी मदर एक पीस ऑफ फिश को, फिश के एक पीस को क्या कर रही है? टीयर कर रही है, जो कि उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। इट क्राइड टू हर, और वो उसे खाने के लिए क्या करने लगा? रोने लगा। वो बेगिंग हर टू गेट सम फूड, और अपनी मदर के सामने बैग करने लगा। बैग मतलब भीख मांगने लगा कि मुझे कुछ खाने के लिए ला करके दो। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. फिर उसकी मदर क्या करती है? पहले तो उसको मना कर देती है, डांट देती है, लेकिन उसके बाद फिर अपनी बीक में, बीक का मतलब होता है बच्चों चोंच। ठीक है, बीक मीन्स अपनी चोंच में। तो अपनी चोंच में जब थोड़ा सा फिश का एक पीस लेकर के उसके पास आती है तो इट स्क्रीम्ड विद जॉय, यानी कि वो खुशी से चिल्ला उठता है, एंड एंटिसिपेशन। ठीक है, However, she stopped midway. लेकिन वो उसके पास आते आते रास्ते में ही रुक जाती हैं, बीच में ही रुक जाती हैं। मिडवे का मतलब होता है बीच रास्ते में रुक जाती हैं। इट वॉन्डर्ड वाई शी डिड नॉट कम नियर, और जो सीगल होता है, यंग सीगल होता है, वो ये सोचने लगता है कि जो मदर है वो पास क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, खाने को लेकर के, नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर। लेकिन अब उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अपनी भूख को रेजिस्ट यानी कि रोक नहीं पा रहा था और कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था एनी लॉन्गर। इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक, इसलिए वो आगे बढ़ता है और जो उसकी मदर के बीक पे जो खाना होता है उसके लिए डाइव लगा देता है। ठीक है, डाइव यानी कि छलांग लगा देता है। ठीक है, आपको पता है ना बच्चों, डाइव जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में, क्रिकेट में कैच पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं, तो उसको कहा जाता है डाइव। ठीक है, छलांग लगा देता है वो उस फिश के पीस को पकड़ने के लिए। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ। और उस वक्त वो ये भी नहीं सोचता कि अगर मैं यहाँ से छलांग लगा रहा हूँ, नीचे इतना बड़ा वो समुद्र है, मैं वहां पे जाके, जिससे कि वो पहले बहुत ज्यादा डर रहा था कि मैं नीचे जाके गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये सारा डर उसका उस वक्त खत्म हो गया था, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था? अपना खाना दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो हंगर ओवर पावर्ड मतलब जो उसकी भूख है वो ओवर पावर कर लेती है उसके किसको? डर को। उसके डर को ओवर पावर कर लेती है, और वो ग्रेट एक्सपांस यानी कि नीचे जो इतना बड़ा समुद्र था, सी बीनीथ थी, क्लिफ के नीचे, क्लिफ यानी कि जिस चोटी पे वो बैठा था। ठीक है, उस चोटी के नीचे जो समुद्र था वो उससे भी नहीं डरता है। फाइनली दिस प्लंज वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, दैट इज टू फ्लाई। और क्योंकि बच्चों क्या है, वो एक बर्ड है, और बर्ड बने ही किस लिए होते हैं? उड़ने के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो उसकी बॉडी जैसे ही वो हवा में आता है, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेती है कि हाँ मुझे उड़ना है, और उसका जो भी माइंड है, जो भी रिएक्शंस है, वो उसके माइंड में जो भी सारी चीजें होती हैं वो उसको उड़ने पे मजबूर कर देती हैं, और उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं भी उड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना पहली बार उड़ना शुरू करता है। इस आंसर को भी नोट करेंगे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, they were beckoning to him, calling him shrilly. ठीक है, they were, अब बुक से क्वेश्चन को रेफर कीजिए, they were beckoning to him and calling him shrilly. and calling shrilly, कौन कर रहा था उसे उड़ने के लिए फोर्स? उसके पेरेंट्स. Why were young seagull's parents were forcing him या फिर scolding him to fly? Why were young seagulls, यंग सीगल जो था उसके पेरेंट्स उसको उड़ने के लिए मजबूर क्यों कर रहे थे? ये आपको इस आंसर में बताना है. यंग सीगल्स पेरेंट्स वर स्कोल्डिंग हिम टू फ्लाई. थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकती है बच्चों क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही बन के नहीं आएगा जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में. क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो मीनिंग है वो सेम रहता है क्वेश्चन का. ठीक है, जो सेंस है वो सेम रहता है. तो आपको ये भी समझना है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज होके आ जाए, तो आपको एकदम रट्टा नहीं लगाना कि हाँ ये क्वेश्चन है तो हम यही आंसर लिखेंगे. आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है और फिर आंसर का भी मतलब समझना है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाता है तो आप अपने आंसर को कैसे उस हिसाब से फ्रेम करेंगे. ठीक है, तो जैसे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया कि वाई वर यंग सीगल्स, बल्कि जो लैंग्वेज है आपकी बुक में वो थोड़ी अलग है, लेकिन मैंने ये लिख दिया कि वाई वर यंग सीगल्स पेरेंट्स वर स्कोल्डिंग हिम टू फ्लाई. ठीक है, उसको फ्लाई करने के लिए क्यों डांट रहे थे या फिर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे. ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है. तो इसका आंसर देखेंगे, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. जो यंग सीगल था वो उड़ने से डर रहा था, ये हम सबको पता है. Even when it saw its brothers and sisters flying, its parents helping and teaching them, it could not gather enough courage to make that first flight. यहाँ तक कि जब वो देखता है कि जो उसके ब्रदर्स हैं, दूसरे भाई हैं, बहन हैं, वो भी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं उड़ने में, और उनको सिखा भी रहे हैं साथ साथ कि तुम्हें कैसे उड़ना है. लेकिन इसके बावजूद भी ही वॉज नॉट एबल टू गैदर द करेज. गैदर द करेज मतलब, गैदर इनफ करेज मतलब बच्चों, वो साहस नहीं जुटा पा रहा था. जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी मुश्किल कार्य को करने के लिए साहस जुटाना पड़ता है, तो जो यंग सीगल था हमारा, वो साहस नहीं जुटा पा रहा था टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने के लिए. दैट इज वाई इट्स फादर एंड मदर वर कॉलिंग टू इट श्रिली एंड स्कोल्डिंग इट. इसीलिए उसके जो मदर और जो फादर है उनको ऐसा लगा कि ये जब हम इसको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं समझ रहा है, ना इसके अंदर हिम्मत आ रही है, तो शायद अगर हम इसको डांटेंगे, बुरी भली बातें कहेंगे, तो शायद इसको थोड़ा मोटिवेशन आ जाए. तो इसलिए वो उसके पेरेंट्स जो है उसको उल्टा सीधा कहते हैं, डरपोक कहते हैं और डांटते हैं. दे थ्रेटेंड टू लेट इट स्टार्व ऑन इट्स लेज इफ इट डिड नॉट फ्लाई. और फिर वो उसको इस तरह से थ्रेट भी देना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम्हें हम लोग यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, और तुम्हें यहाँ पे खाना तो मिलेगा नहीं, तो तुम ऐसे ही भूखे मर जाओगे. ठीक है, स्टार्व टू डेथ का मतलब हो जाता है बच्चों कि यानी कि भूख से मर जाना. ठीक है, इसलिए तुम्हें उड़ना पड़ेगा. They did so because they wanted it to leave its fear behind and learn to fly. वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी सख्ताई से पेश आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है वो डिसिप्लिन में रहे, या फिर किसी चीज के डर को, अगर वो डर से उभर नहीं पा रहा है तो उस डर पे काबू कर सके और कुछ भी चीज अपनी लाइफ में सीख सके. जैसे यंग सीगल के केस में तो उसे उड़ना सीखना है. ठीक है, बच्चों के केस में, ह्यूमंस के केस में उन्हें पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजें सीखनी होती है ताकि वो अपना आगे जाके क्या कर सके बच्चों, लाइफ में एक अच्छा करियर बना सके और सक्सेस को अचीव कर सके. ठीक है, तो सेम स्टोरी है ह्यूमंस की भी और बर्ड्स की भी. ठीक है बच्चों, तो आप रिलेट करके इसको समझ पा रहे होंगे आंसर को, तो और अच्छा होगा आप लोगों को लर्न करने में. ठीक है, इस क्वेश्चन को और आंसर को आप नोट कीजिए फटाफट, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया है. तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, वो अब आता है जो हमारा नेक्स्ट स्टोरी था ब्लैक एरोप्लेन, वहां से हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑथर क्या कहता है, ऑथर नहीं सॉरी, पायलट क्या कहता है कि आई विल टेक द रिस्क. ठीक है, आप याद करेंगे अगर, तो स्टोरी में वो कुछ ऐसा कहता है कि आई विल टेक द रिस्क, आई विल टेक द रिस्क. तो हमें ये बताना है कि व्हाट वाज दैट रिस्क. आई विल टेक द
रिस्क। सो व्हाट वाज दैट रिस्क जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है, और पायलट उस रिस्क को क्यों लेता है। व्हाट वाज द रिस्क एंड व्हाई डिड ही टेक इट, एंड व्हाई डिड ही टेक इट, और वो उस रिस्क को क्यों लेता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। रिस्क यही था कि वो उड़ने जा रहा था, उस जो सामने काले बादल दिखाई देते थे उसमें से भी अंदर फ्लाई करने का वो रिस्क ले लेता है। ठीक है। द नरेटर टुक द रिस्क, उसने ये रिस्क इसलिए लिया बिकॉज ही वांटेड टू रीच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिज फैमिली, क्योंकि वो पेरिस पहुंचना चाहता था ताकि वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। और आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, टू एंजॉय द बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ठीक है, टू एंजॉय द बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, इस आंसर को नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू थ्रू द स्टॉर्म। जैसे ही वो जब स्टॉर्म के अंदर घुसता है एरोप्लेन को लेकर के, तो वो क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करता है, वो सारी चीजें हमें बतानी है। डिस्क्राइब पायलट्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू थ्रू द स्टॉर्म। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले, एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म एवरीथिंग वेंट ब्लैक। ठीक है, ये हमने देखा था, जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर जाते हैं सब कुछ क्या हो जाता है, चारों तरफ काला अंधेरा छा जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये हमने चैप्टर में भी देखी थी ये सारी चीजें। इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो उसका एरोप्लेन था, वो एरोप्लेन क्या था, एक ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था। मैंने आपको याद करने के लिए बोला था स्टूडेंट्स की इस एरोप्लेन का नाम आप याद रखेंगे। इट वॉज एन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो क्योंकि बिकॉज वो ओल्ड था, दैट्स व्हाई इट वाज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर। व्हेन ही लुक्ड एट हिज कंपास, जब वो अपनी कंपास में देखता है तो उसकी कंपास की निडल क्या होती है, इट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, घूम रही होती है। इसका मतलब कि जो कंपास है वो अब खराब हो चुका है, इट वाज डेड। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ ही साथ सारे डेड हो चुके हैं, जैसे कि उसका रेडियो वगैरह जिससे कि वो कांटेक्ट करता वो भी डेड हो चुका था। सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन, उसको अचानक से दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। इट पायलट वेव्ड एट हिम, जो उसका पायलट होता है वो उसकी तरफ वेव करता है इस तरह से हाथों से, हेलो बोलता है, आस्किंग हिम टू फॉलो, और उसको क्या कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। ही वॉज ग्लैड टू फाइंड अ हेल्पर, और ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो कम से कम कोई मेरी मदद करने आया। He was using his last fuel tank and there was only enough fuel to fly 5 or 10 minutes. उसके वो अपना जो आखिरी फ्यूल टैंक होता है उसको भी यूज कर देता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना समय बचा होता है उड़ने के लिए, 5 से 10 मिनट ही वो और ज्यादा उड़ सकता था। देन द अदर पायलट स्टार्टेड टू गो डाउन। फिर जो दूसरा पायलट होता है पहले उसको उस काले उससे बाहर निकालता है, ठीक है, बादल से बाहर निकालता है और फिर उसको नीचे की तरफ ले जाता है। और जब वो नीचे पहुंचते हैं तो वो देखता है कि अब क्या आ गया, जैसे क्लाउड से बाहर निकलते हैं वो देखता है कि सामने तो रनवे है। ठीक है, और रनवे में पहुंच के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली मेरी जान बच गई। और विच व्हेन ही लैंडेड हिज प्लेन सेफली, और उसका लैंड प्लेन जो है वो फाइनली सेफली लैंड कर लेता है रनवे पे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आपको लिखना है कि ये सारी चीजें क्या थी, ये पायलट का एक्सपीरियंस था जब वो स्टॉर्म में घुस जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास कि जो ऑथर है वो कहता है कि व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, एंड
was not sorry to walk away from old Dakota। ठीक है, तो नरेटर ऐसा क्यों कह रहे हैं? He was delighted to land safely out of dark stormy clouds. Therefore, he was not sorry to walk away for his plane. क्योंकि बच्चों फाइनली उसे ऐसा लगने वाला था एक पल को तो कि वो आज शायद मर जाएगा, लेकिन फाइनली वो उसकी जान बच जाती है, वो सेफली लैंड कर लेता है। इसीलिए वो जल्द से जल्द उस जिस एरोप्लेन में वो बैठा होता है उससे बाहर निकलना चाहता था। ठीक है, और वो जैसे ही उससे लैंड करता है वहां से बाहर निकल के चला जाता है। इसीलिए उसको बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हो रहा होता है। He felt bad when he was not able to thank his guide. उसे बुरा तब लगता है जब वो अपने गाइड को, जिसने उसे उस तूफान से बाहर निकाला होता है, उसको थैंक नहीं कर पाता है। His mentor who saved him from frightening situation, उसका जो मेंटर जिसने उसे इस फ्राइटनिंग, एक खतरनाक सिचुएशन से बचाया। But he was so happy after landing that he did not feel sorry. पर वो इतना ज्यादा खुश था लैंड करने के बाद कि वो सॉरी भी फील नहीं कर रहा था फॉर नॉट बीइंग एबल टू थैंक द गाइड पायलट, कि वो गाइड पायलट को थैंक नहीं कर पाया। हालांकि वो बात अलग है कि वो पता करने के लिए जाता है कहाँ पे, ऑफिस में, और वहां पे रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और पूछता है कि वो एरोप्लेन कहाँ पे गया। ठीक है, तो वो बताती है कि इस तरह का तो कोई एरोप्लेन आसमान में था ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। एक दो क्वेश्चन आंसर्स कुछ हैं, वो आप बच्चों होमवर्क पे उनको खुद से आंसर राइटिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सामने चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। बेसिक बेसिक जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे भी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चन हैं उनको आप होमवर्क पे ट्राई कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।